पास आते हुए, क्या आप इस उदाहरण के साथ सहमत हैं कि अब इस देश में कोई भी नेता हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, वो जेल से अपना मंत्रालय, अपने राज्य को चलाए? देखिए, ये प्रेसिडेंस होगा, ये एग्जाम्पल होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के वो अभी आरोपी हैं। कन्विक्शन नहीं होने तक आरोपी माना जाएगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देखिए मुझे लगता है आज गंभीरता, नैतिकता, एग्जाम्पल, मापदंड, ये तमाम शब्द जो हैं ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। आज अगर आप नैतिकता की बात करें तो देश के वित्त मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितना भी भ्रष्टाचारी हो, वो बीजेपी में वेलकम है, और बीजेपी वाले भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। 4 दिन पहले जिन लोगों ने जनार्दन रेड्डी को अपने यहां पार्टी में शामिल किया, वो लोग कह रहे हैं कि साहब वो नैतिकता की बात होनी चाहिए। मैं कहूंगा, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस तरह के एग्जाम्पल सेट नहीं होने चाहिए, लेकिन आज के हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ईडी पर जिस तरह का वक्तव्य देता है, जिस तरह से अशोक चौहान जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे वो आज बीजेपी में हैं। जनार्दन रेड्डी का नाम लिया, हमें तो पता चला नवीन जिंदल को भी कोई डांट फटकार के ही वहां पर शामिल किया है, क्योंकि मोदी जी की नजरों में तो मोदी जी तो 56 इंच के सीने को खोल कर कहते थे कि सबसे बड़ा कोयले का ये दलाल जो है, दलाली इसने की। प्रफुल्ल पटेल हो, अजीत पवार हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, तो एग्जाम्पल तो ऐसे सेट कर दिए मोदी जी ने कि शायद आने वाला कोई भी देश का प्रधानमंत्री इस तरह का एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाएगा। और अगर थोड़ी सी भी नैतिकता देश के प्रधानमंत्री में बची हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें वो भ्रष्टाचार के ऊपर, और 150 पत्रकार वहां बैठकर और 2-4 सवाल उनसे पूछने के साथ वो भ्रष्टाचार की आपकी परिभाषा क्या है और कौन कौन लोग इसमें देश में भ्रष्टाचारी हैं। साथ मैं हूं अंजना। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आप आरोप की बात कर रहे हैं, आरोप तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे सीधे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा गलत तरीके से लिया गया, चंदा लेकर और धंधा दिया गया। तो क्या ईडी वहां पर जाएगी? क्या ईडी वहां पर जाकर निर्मला सीतारमण जी से ईडी पूछेगी कि भाई आप सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करने की वकालत कर रहे हैं? आज उठाने वाला था, मेरी पार्टी आवाज उठाने वाली थी। आज 2 साल हो गए, आज तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई है? इतना ड्रग्स मिला वहां पर मुद्रा पोर्ट पर, आज तक ईडी कहां कहां गई है? हमने और अंजना जी, आपने मोरबी कांड पर एक बहुत बहस की थी, कई दिनों तक हम लगातार हमने मोरबी कांड को पूरा उठाया था, आज तक ने भी और अंजना ओम कश्यप ने भी। उस मोरबी कांड में कई सौ लोग मर गए, कितने लोग आज जेल में हैं? 2C मॉडल था कमीशन और करप्शन का, ईडी और इनकम टैक्स कहां कहां गए वहां पर? तो जो आज एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री के अंदर वास्तव में अगर थोड़ा सा भी जिगरा है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वो, और बताएं कि उनकी भ्रष्टाचार की लड़ाई जनार्दन रेड्डी से होते होते और भावना गवली से और छगन भुजबल की फाइलें कहां हैं, और बताएं कि इनकम टैक्स के जो नोटिस महाराष्ट्र के एमएलएस को गए थे उसकी जांच कहां तक पहुंची है। तो उदाहरण दिए हुए, और उसके बाद का एक वक्त पे तो इसी दिल्ली में प्याज की कीमत बहुत चली गई थी, तो सुषमा स्वराज की सरकार गिर गई थी महंगाई के मुद्दे पर। लेकिन यहां भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम, और इल्जाम के बाद कोर्ट की तरफ से अब न्यायिक हिरासत, जेल पहुंच गए हैं। वहां से भी वो कह रहे हैं वही सरकार चलाएंगे। देश संकट में है। अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमारे सेंटर में एक ऐसी विंडिक्टिव और हेट फिल्ड सरकार कभी आ सकती है जो पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दे 2018 में कि आप किसी को भी बिना सबूत के, बिना कोई रिकवरी के 2 साल की चवन्नी भी ना मिली हो, उसके बावजूद आप जेल में रख सकते हैं, ट्रायल भी शुरू ना हुआ हो, कुछ भी। अभी तो आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी के केस में फॉर एग्जाम्पल क्या है, 4 बयान है, जिनमें से 2 लोगों को, एक को सरकारी गवाह बना के भाजपा ने टीडीपी में टिकट दे दी अपने अलायंस पार्टनर के साथ आंध्र प्रदेश में, दूसरे सरकारी गवाह से 60 करोड़ लिया, वो सरकारी गवाह बना और उसकी बेल हो गई। एक काउंटर क्वेश्चन है कि बेल मिली है ईडी के मामलों में, ये तो आप कह रही है ना कि ये सरकार विंडिक्टिव है, ये तो पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है ना कि सरकार साजिशन ये सब कुछ कर रही है। जनता तो अदालत की बात मानेगी, और अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। ऐसे में आप अपने वकील, अपने जज नहीं बन सकते ना। अंजना जी से प्रियंका कक्कड़ जी या आम आदमी पार्टी तो जज साहब नहीं हो सकते। अंजना जी, मैं थोड़ा सा, ये सही है नहीं है? हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। नहीं, मैं अग्री करती हूँ आपसे, बिल्कुल सही है, मैं आपको अग्री करती हूँ, और आपका शो का फॉर्मेट जितनी परमिशन देगा उतने में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। सेक्शन 45 था एक पीएमएलए का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। इस प्रोविजन के तहत आपको अपना केस कोर्ट के आगे आपको अपनी बेगुनाही के सबूत देने होंगे। हमारे कानून में है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो लाता है सबूत आपके अगेंस्ट। कल को अंजना जी ने कुछ क्राइम कर दिया, प्रियंका कक्कड़ ने कुछ क्राइम कर दिया, तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि हाँ, प्रियंका कक्कड़ ने क्राइम किया, XYZ ये सबूत मिले प्रियंका कक्कड़ के अगेंस्ट। पर क्या हो गया पीएमएलए कानून में, इन्होंने जो संशोधन किए, अब यह है कि प्रियंका कक्कड़ ने क्राइम कर दिया, प्रियंका कक्कड़ ही प्रूव करेगी कि उसने क्राइम नहीं किया। तो एक ये हो गया। इसमें कंडीशन सिर्फ बेल सिर्फ एक कंडीशन पे मिल सकती है। कोर्ट इसमें बेल सिर्फ एक कंडीशन पे दे सकता है, जब ईडी अपोज ना करे बेल।
और कोई कंडीशन नहीं है कि 45 अट्रैक्ट नहीं होगा। जब तक ईडी बेल अपोज नहीं करेगी आपको बेल नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, ये पूरी कवायद जो रची गई है 2 साल से, जिसमें अभी तक एक चवन्नी की रिकवरी हमारे किसी नेता के यहां नहीं हुई, वो इसलिए रची गई ताकि अरविंद केजरीवाल जी को निकाल सकें बाहर लोकसभा इलेक्शंस के टाइम। वो इसलिए की गई कि किसी तरह आम आदमी पार्टी की सरकार को क्रश किया जाए। आज भी हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ के ऑफर आए हैं। ऑफर आया है मिनिस्टर बनने का। हमने पंजाब में पीसी करके नाम सार्वजनिक किया, किसका फोन आया, फोन नंबर सार्वजनिक किया। आज हम हिंदुओं की इंदिरा गांधी ने क्या किया था? आप हिंदू हो? नसबंदियां कराई थी। अच्छा, नसबंदियां हुई थी। अभी आप नसबंदी के काबिल नहीं थे। भगवान कहाँ है? सुन लो, जो कहते हैं देश की संसद में वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, आज उसको अपने गले किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया। वंदे मातरम नहीं बोलूंगा साहब। बिल्कुल साहब, देश की साबित होती है कब? अच्छा चलो वंदे मातरम की बात करते हैं, ठीक है। या तो तुम्हें खैर होगा नहीं, पूछना बेकार है। मातरम पूरा सुना दीजिए वो बेकार है साहब। अगर सुना, एक बात बताया, आप वंदे मातरम की बात करते हैं, लेकिन वंदे मातरम सुन लीजिए, आप एक बात करें, आप यही बात जाकर राहुल गांधी से पूछे, देश की संविधान में बैठ के आप आके मारते हो और कहते हो लोकतंत्र खत्म है, वंदे मातरम की बात करते हो। बात हो गई यार। अरे साहब, घबरा मारना देश विरोधी घबरा क्यों रहे हो? अरे फिर डर का है, डर कैसा? तुम्हारे सामने दिख रहा है। वंदे मातरम से पहले भारत देश था या नहीं था? वंदे मातरम कब हुआ? अरे सुनो यार, क्यों बोले जा रहे हो इतना? सुनने की हिम्मत है? नहीं है तो जाओ। भारत देश में रहने वाले भारत से प्यार करते आ रहे हैं लगातार। वंदे मातरम की उत्पत्ति कब हुई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसको लिखा गया था। आनंद मठ कब लिखा गया था पता है? नहीं पता होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन है पता है? नहीं पता होगी। ठीक है, कब लिखा था? साहब मैंने तो लिखा था उन्होंने, लेकिन इतना पहले लिखा था? जी बिल्कुल लिखा। क्या 100 साल से पहले हमारी देशभक्ति का पैमाना सिर्फ वंदे मातरम होता था? 100 साल में उसने आगे एक उपन्यास में वंदे मातरम लिख दिया गया, तो उसके बाद से क्या हम इसी बात को मानेंगे कि जो वंदे मातरम बोलेगा वही देशभक्त है? उस 100 साल पहले के पहले जो हमारे 1857 की क्रांति में जो एक मिनट चुप, ऐसे कैसे नहीं होता? बात क्यों नहीं सुनोगे पूरी? 1857 में मंगल पांडे कौन थे? 1857 में मंगल पांडे पुरानी झांसी कौन थी? क्या उन्होंने वंदे मातरम गाया था? आतंकवाद फैलाया, कांग्रेस ने जनता करा। ये जो इंसान जो धमका है ना, ऑन रिकॉर्ड अपने आप को बदमाश मानना है, धमका इस बच्चे को इस तरह से आवाज को दबाने का काम मत कीजिए, इस तरह से डराने का काम मत कीजिए। बहुत डरा लिया आप लोगों ने। देश का प्रधानमंत्री हिंदू बना बैठा है, राष्ट्रपति हिंदू, इतने बड़े बड़े नेता हिंदू, तब हिंदू खतरे में क्यों है कि जात में तुम डिवाइड करना चाहते हो देश को? हिंदुओं का नरसंहार हुआ था तब हिंदू प्रधानमंत्री नहीं था क्या? जवाब लो। कौन से बताओ, कब कहाँ ये नहीं पता। अब आप हिंदू नरसंहार हुआ था कब, कहाँ, किस जगह, ये नहीं पता। 5000 हिंदू नरसंहार नहीं हुआ था? बताओ ना, मैं नहीं जानता, वास्तव में नहीं जानता मैं। आप सुनो ना, राजीव गांधी में से किसी में हुआ था? इंदिरा गांधी या राजीव गांधी में से किसी एक में हुआ था? राजीव गांधी के टाइम में तो कोई दंगा नहीं हुआ। रही बात इंदिरा गांधी जी के टाइम में, जब उनकी हत्या हुई थी, उसके बाद सिखों के अगेंस्ट जो है दंगा हुआ था, मानते हैं बिल्कुल, और हमेशा वो दुखदाई है। हमेशा सिखों के साथ हमारी सहानुभूति है, बिल्कुल गलत चीज। हिंदू खतरे में नहीं था, अब कैसे हो गया? हिंदू और सिखों को आपस में जोड़ के रहे हो। सिख पूरी कम्युनिटी अलग है ना पिछले 500 सालों से, वो अपने आप का अलग धर्म का पालन करते हैं, हालांकि वो निकले हिंदू में से ही है। लेकिन आपने कहा कि हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, मुझे बता दो, मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं भी कह देता हूँ भाई, मेरे पास जानकारी नहीं, लेकिन गूगल पे हर चीज जानकारी है, बोलना नहीं चाहिए ना। अब देखते हैं, जानकारी नहीं, गूगल देखते हैं। कौन से हिंदू नरसंहार की आप बात कर रहे हो? निकालो आप इस चीज को। मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्च करो, मिल जाएगा। सर्च करने पे गूगल भी आज का मोदी टाइम का तुम्हारा अर्चना, ठीक है, मतलब उसको हर जगह ढूंढना हिंदू मुस्लिम का एंगल, ऐसे पत्रकार हो चले, तो बताओ देश का होगा क्या? अभी आपने बोला डिक्टेटरशिप हो गया है इस देश में, उससे पहले नेहरू के टाइम में भी तो डिक्टेटरशिप था, उस समय तो आरोप लग रहे थे नेहरू जी ने क्या क्या गलत किया है। मैंने एक किस्सा सुना है कि एक औरत ने देश के प्रधानमंत्री से पूछा, तुमने हमें क्या दिया इतने साल के शासन में? तो नेहरू ने एक जवाब दिया था कि मैंने तुम्हें ऐसा शासन दिया कि तुम प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सको। आज अगर हम मोदी जी के बारे में इतना कुछ बोल पा रहे हैं या आज देश के सिस्टम को कोस पा रहे हैं, चाहे भले कितनी डिक्टेटरशिप है, हमें जेल में भी डाला जा सकता है, दूसरी बातें भी हो सकती है, लेकिन हम बोल पा रहे हैं। ये नेहरू और अंबेडकर की उपलब्धि है कि देश में ऐसा संविधान और ऐसी व्यवस्था दी है कि तुम सरकारों से सवाल कर सकते हो। तो कैसी डिक्टेटरशिप? ठीक है, हो सकता है देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर ले, ठीक, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ले, लेकिन इस देश की जो बड़ी आबादी है वो गरीब ही रहने वाली है, क्योंकि उस देश का कभी भला नहीं होता जहाँ लोग लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचते, जहाँ लोग लोगों के विरुद्ध खड़े होते हैं। हमारे देश में यही हो रहा है पिछले 10 सालों से, लोगों के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है। लेकिन 2014 से पहले का भारत लोग सरकारों के विरुद्ध होते थे, लेकिन 2014 के बाद का भारत लोग लोगों के विरुद्ध है। आप प्रोटेस्ट करने लग जाओ, नकली किसानों वर्सेस असली किसान हो जाएंगे। आप प्रोटेस्ट करने लग जाओ, मुसलमान प्रोटेस्ट करेंगे, हिंदू विरोध में आ जाएगा, ठीक है। आप किसान सरदार प्रोटेस्ट करने लग जाए तो भैया वो खालिस्तानी हो जाएंगे, उनके पास देशभक्ति में आ जाएंगे। ये 2014 से पहले क्यों नहीं देखने को मिला? जन लोकपाल बिल, इतना बड़ा आंदोलन हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन, किसी ने किसी का धर्म नहीं देखा, किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, किसी ने पाकिस्तान नहीं देखा, सबने विरोध किया था, ठीक है। सबने एक साथ एक सुर में विरोध किया था, सरकारों के अगेंस्ट किया था। लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या परिवर्तन आया कि लोगों के खिलाफ लोग खड़े किए जा रहे हैं, लोगों के खिलाफ लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। अभी भी यहाँ मैं सरकार के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन सरकार को बुरा लगे ना लगे, चंद लोगों को बुरा जरूर
लगेगा जो चाटुकार होंगे, सरकार के चाटुकार होंगे, ठीक है, क्योंकि वो 500 रुपए मोदी के भक्ति में पागल है भाई, वो तो मोदी के लिए फैन है, मोदी के फैन है, फैन का अगर किसी को बोलेंगे तो बुरा लगेगा ही।